नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 53% से ज्यादा दिल्ली वालों ने कम से कम बाहर जाकर वोट किया है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में छठे दौर की 58 सीटों के मतदान में आज हिस्सा लिया है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर तमाम छात्र आए हैं कॉलेजेस से जो अपनी बात रखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 58 सीटों पर भी वोट प्रतिशत को जो दूरबीन से देखता है कि वोट प्रतिशत के क्या मायने हैं वो भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं राजधानी दिल्ली में लगभग 53% और ये 5 बजे तक के आंकड़े, ये आंकड़े अभी थोड़े बढ़ेंगे 6 बजे तक के आंकड़े जब आएंगे तो, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं वो आपको राजवार तरीके से बता दें। सबसे पहले बिहार, जहां पर 58.65% 2019 में वोटिंग हुई थी और इस बार 52% के आसपास हुई है, तो बिहार में वोटिंग हो गई। बंगाल में देखिए 77.99% है। एक एक करके तमाम आंकड़े आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 55.93 जो कि पिछली बार 70.5% था। जम्मू कश्मीर 51%। एक बार ताली बजनी चाहिए भाई जम्मू कश्मीर के लिए, कमाल कर दिया एकदम। आज अनंतनाग में वहां पर वोटिंग हो रही थी, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 98 के चुनाव आप समझ लीजिए, उससे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहां पर रहा है। लगभग जम्मू कश्मीर के आंकड़े देखिए, जो 8.98% लोगों ने पिछली बार वोट किया था, वो नंबर इस बार पहुंच गया है 51.35%। दिल्ली वालों आपसे 2% पीछे है वो। मेट्रोपॉलिटन शहर, देश की राजधानी, लेकिन राजधानी में रहते हुए वोटर्स में जो उदासीनता मेट्रोपॉलिटन शहरों में, राजधानी में देखी जा रही है, वो एक बार फिर से उसी तरह से बरकरार है। दिल्ली में 53% के आसपास है। 61% झारखंड में है जो कि 64 था। 71% उड़ीसा में पिछली बार था, इस बार 59 है, लेकिन ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। कई लोग गर्मी की वजह से 5 से 6 के बीच में भी वोट डालते हैं अपना। उत्तर प्रदेश भी दिलचस्प है, 52% है 5 बजे तक, जो कि 54% था पिछली बार। पश्चिम बंगाल जहां पर 77.99 है, पिछली बार था 85%, 85%। और कुल आंकड़ा अगर आप देखिए तो पिछली बार था 64% इस 58 सीटों पर, इस बार है 57% वोट जो इन जगहों पर पड़ चुके हैं। अब हम आपको जल्दी से राजधानी दिल्ली की एक एक सीट वाइज दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या परिस्थिति है। 2019 में जहां चांदनी चौक में 62% वोटिंग हुई थी, 2024 में 53.27% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ पर रफ्तार ठीक मतलब मानी जाएगी तेज थी, 63.86 पिछली बार, इस बार 57, लगभग 58% है, अभी भी 5% पीछे है। ईस्ट दिल्ली जहां पर 61% पिछली बार, इस बार 53%। नई दिल्ली जहां पर 56% पिछली बार था, इस बार 50%। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर पिछली बार था 59%, 59, वहां पर इस बार 53% 5 बजे तक। वेस्ट दिल्ली जहां पर 60.82% था, 54% इस बार। साउथ दिल्ली जहां पर पिछली बार 58 था, वहां पर 51%। कुल मिलाकर पिछली बार जहां 61% के आसपास 60.6% था, इस बार 53% है। यानी दिल्ली वालों थोड़ा सा दिल और हिम्मत और जिगरा दिखाइए, धूप गर्मी सब में निकलिए, वोट कीजिए। और कम से कम जितने लोग, अब तो खैर 6 बजे के बाद तो जो पहले लगे होते हैं लाइन में वही वोट कर पाते हैं, लेकिन जो नंबर्स अभी तक 5 बजे तक के आए हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं दिखाई देते। अनंतनाग ने जरूर लोकतंत्र में गहरा विश्वास दिखाया है जब वोटर निकल रहे हैं वहां वोट डालने के लिए। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सैयद जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। और संजय कुमार जी को एक बार फिर से तलवार की धार पर ले जाने की कोशिश करेंगे, चलाएंगे उस पर कि ये वोटिंग परसेंटेज जो ऊपर नीचे हो रहा है वो क्या संकेत दे रहा है। लेकिन संजय जी, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर मैं भी लेकर आई हूं, जिसमें 2014 बनाम 2019 दोनों में बीजेपी ने सभी सीटें जीती, लेकिन 2019 में वोटिंग एवरेज लगभग 6 से 8% घटा था, बावजूद इसके बीजेपी के जीत का मार्जिन बढ़ा था। अब ये कैसे समझाइएगा, आप ही को समझाना पड़ेगा ये नंबर्स। कुछ ही देर में वो ग्राफिक्स भी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें। आज सभी ने जीत के दावे भरे हैं, क्या क्या कह रही हैं तमाम पार्टियां, ये देख लीजिए। कोई नहीं है टक्कर में और कोई नहीं है चक्कर में, इसलिए देश हित में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज वोट हो रहा है और कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा। संख्या में वोटिंग टर्नआउट है
और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। भाजपा वाले अभी भी क्लेम करते हैं कि 400 पार और कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। बांसुरी जी, क्या आपको लगता है हैट्रिक होगी भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल होगी। आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आप बूथ पर बूथ जा रही हैं, क्या आपको कैसा जोश लग रहा है नई दिल्ली के अंदर? कि दिल्ली संकल्पित है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। पहले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आप जीते 2014 में, और अब 19 में हंसराज हंस जी को टिकट दे दिया था, अब आप कांग्रेस आ गए हैं, क्या लग रहा है? हंसराज हंस जी ने सत्यानाश कर दिया है, उसका फायदा भी हमें मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। और योगेंद्र चंदोलिया, इनको तो 9 बजे तक मैं हरा चुका हूँ। तो सबके दावे आपने सुन लिए हैं। कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जैसे ही मुझे बताया जाएगा कि कौन कहां से जुड़ रहा है उनके पास चलेंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए पहली बार दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। पहली बार अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और एक इमोशनल कार्ड भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के सामने है। क्या ये दोनों बड़े चैलेंजेस नहीं है बीजेपी के लिए? वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि अभी तक के नंबर्स 5 बजे तक बता रहे हैं कि वोटर में उतना उत्साह है नहीं। देखिए अंजना जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, तो पिछले चरण में ही हम 310 क्रॉस कर चुके थे या 310 के आसपास थे। इस चरण के बाद आज छठे चरण का वोटिंग हो रहा है, छठे चरण के बाद हम 350 क्रॉस कर देंगे, ऐसा हमको अनुमान है। जहां तक दिल्ली का सवाल किया आपने, चाहे वो एक साथ हो या अलग अलग लड़े, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ था, दोनों बबुआ साथ आए थे, रिजल्ट तो आपको पता ही चल गया था कि रिजल्ट क्या हुआ था। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये कांग्रेस का जिसके साथ भी अलायंस हुआ है उसके साथ ये जो है आखिरी में रिजल्ट देखा गया है। इस बार वो आप भी देखेंगे, वैसे आपने पिछले बार भी यही देखा था 0, इस बार भी फिर 0 देखेगी। और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल, आपने कहा कि एक बार पहली बार जेल से बाहर है। अरे भाई, पहली बार जेल गए थे, अभी जमानत पे बाहर, अंतरिम जमानत पे अब आए हैं, फिर से वापस जाएंगे थोड़े दिन के बाद। लेकिन उनके आने से और जाने से वोटर्स पे ना कोई इम्पैक्ट हुआ है, ना वोटर्स पे कोई इम्पैक्ट होगा। आज देश की जनता देखती है कि देश को मजबूत बनाने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने पिछले 10 सालों में लोगों को मजबूत किया, देशवासियों को मजबूत किया, देश को मजबूत किया और बाहर पूरे दुनिया में देश का डंका बजवाया। ठीक है विधायक जी, एक बार माइक उठा लीजिए। छोटा शुरुआती कमेंट, उसके बाद चलेंगे हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी वेस्ट दिल्ली से। हमारे साथ मंजीत सहगल पंचकुला हरियाणा से जुड़े। हरियाणा की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि वहां भी ये जोड़ी एक साथ है, सीट शेयरिंग। समर श्रीवास्तव सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित सिंह सिवान पहुंच गए हैं, शोहर में सुबह थे, जहां पर लवली आनंद मोहन सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में। आप सबके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विधायक जी जल्दी से माइक उठाते हुए कह रहे हैं कि पहली बार जेल गए थे तो पहली बार जेल से बाहर हैं और फिर उनको 2 जून को वापस जेल भी जाना है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जिससे हाथ मिलाते हैं उसको डुबा देते हैं। देखिए, मुझे तो जफर इकबाल साहब को पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी में तकरीबन इस वक्त 150 एमपी ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस के एमपी थे और अब इनकी तरफ से अंदर बैठे हुए थे। तो जिनसे हाथ मिलाते तो हाथ तो यही मिलाते हैं, उनसे पकड़ के लेके जाते हैं। गजब जुल्म होता है मत सैयद जफर इस्लाम को, इन लोगों को टिकट ही नहीं मिलता है। कांग्रेस वाले आते हैं, टिकट ले लेते हैं। इनका कार्यकर्ता बेचारा इतनी गर्मी में धक्के खा रहा है, लोगों से कहता है भाई वोट दे दो। उसको लगता है कि शायद मुझे कभी जिंदगी में कोई टिकट मिल जाए, मैं किसी की सेवा कर सकूं। लेकिन ये इतने बेरहम है कि दूसरी पार्टी में चुनाए बने बनाए पके पकाए नेता को लेके आते हैं, उसको टिकट देके राज्यसभा से भेज देते हैं, चाहे विधानसभा में भेज देते हैं, चाहे लोकसभा में भेज देते हैं। रही बात जो आपने कहा कि वोटिंग कम हुई, देखिए ये जो माहौल आज की डेट का बनाया हुआ है, मैं क्योंकि अभी मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं इन लोगों के साथ, युवाओं के साथ में बात कर पाता हूं। बहुत लोगों का ये मानना हो गया है कि ये क्या हो रहा है। जिस तरीके से व्हाट्सएप पे देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, रोज 24 घंटे का झगड़ा, डराना, ईडी सीबीआई, एक आम आदमी ये सोचने लगा है कि पता नहीं मेरे साथ भी क्या करेंगे। पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जो पार्टी पावर में होती है उसके लिए, खासतौर के मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं क्योंकि सेंटर में इनकी सरकार है, इनके इशारे पे दिल्ली में पुलिस काम करती है। लोगों का मन इतना खट्टा हो जाता है, वो कहते हैं इतनी गर्मी में वोट देने के लिए भी जाऊं, और ऊपर से प्रधानमंत्री जी पहले ही शोर मचा रहे 400 पार 400 पार 400 पार। वो कहता है मेरे वोट की कीमत ही क्या है फिर। उस सब के बावजूद मैं तो दिल्ली के लिए तालियां बजाना चाहता हूं कि इतनी गर्मी में, देखिए भीषण गर्मी है, बुजुर्ग लोग निकल नहीं पा रहे थे, छोटे बच्चे नहीं निकल पाते हैं, जो बीमार है वो नहीं निकल पाएगा इतनी गर्मी में। उस सबके बावजूद मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो आपके पास में अल्टीमेट जो आंकड़े आएंगे 7 बजे, जो आंकड़े निकलेंगे 6 बजे तक के, उसमें दिल्ली लगभग 60% के आसपास का वोट करेगी।
और जबकि बहुत सारे लोग इस टाइम गांव भी जाते हैं, शादी ब्याह का सीजन होता है गांव में इस टाइम, तो वो भी जाते हैं। गर्मी का भी मौसम था, सबके बावजूद 60% वोटिंग हुई। तो इतनी गर्मी में वोटिंग के लिए मैं तो दिल्ली के लिए ताली बजाना चाहूंगा कि दिल्ली इतनी वोटिंग करे। ठीक है, वेस्ट दिल्ली जल्दी से चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वेस्ट दिल्ली जहां पर कमलजीत सहरावत और महाबल मिश्रा जो कि इस बार आम आदमी पार्टी पर चुनावी मैदान में है, इसलिए ये सीट बहुत दिलचस्प हो गई है कि चलिए कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस पार्टी से गठबंधन किया है उसके चुनावी चिन्ह पर वहां पर है। तो आपके पास आते हुए सबसे पहले हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं वेस्ट दिल्ली से, अभिषेक आनंद, वोटिंग परसेंटेज लेकिन 5 बजे तक का 54% के आसपास है। क्या हम माने कि 6 बजे तक वही हो जाएगा जो पिछली बार था 60% के आसपास, या इस बार कमी आई है वोटर्स के उत्साह में? जी देखिए अंजना, पहले के मुकाबले वोटर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका जो पूरा दिन बीता है, सुबह के वक्त जैसी लाइन लगी हुई थी उस हिसाब से मैं आपको देख के बता रहा हूं कि जो पूरा दिन बीता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर था, अचानक से पोलिंग बूथ्स पर सन्नाटा छा गया था। जहां पर लाइनें लगी हुई थी वहां लाइनें खत्म हो गई थी। पानी के लिए लोग तरस रहे थे और इसी वजह से जो लाइन लगी हुई थी वो जैसी खत्म हुई लोगों ने पॉज कर दिया और फिर शाम को आकर के वोटिंग करना शुरू किए। तो कई जगह पर अभी भी वोटिंग है, कई जगह जो पोलिंग बूथ के अंदर लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। गर्मी का ये आलम था अंजना कि अभी से थोड़ी देर पहले तक जो यहाँ पर स्थिति थी वो ऐसी थी कि जो शेड है उसके नीचे जो लोग खड़े थे, जो कपड़े का शेड जो होता है उसके नीचे जो लोग खड़े थे वो लोग काफी परेशान थे। जो टेंट लगाया गया था उसके नीचे भी जो लोग लाइन लगा के खड़े थे वो लोग काफी परेशान थे। और अब जाकर के जो शाम का वक्त हुआ है तो लोग निकल करके आए वोट डालने के लिए। हो सकता है कि परसेंटेज कुछ बढ़े। हाँ। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। आप जैसे आप बता रही हैं, महाबल मिश्रा घूम फिर करके वापस से एक पुराने कैंडिडेट के तौर पर सामने आकर खड़े हो गए हैं। कमलजीत सहरावत के ऊपर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सब जल्दी जल्दी सबके पास चलते हैं। गर्मी की तो बात मत कीजिए, चुनाव आयोग को वाकई सोचना पड़ेगा। इस वक्त तक नतीजे आ जाते थे और सरकार किसकी बनेगी, स्वेरिंग इन की तैयारी हो रही होती थी। अब 25 जून तक तो मई तक तो वोटिंग हो रही है, अभी 1 जून को भी वोटिंग होनी है। तो जिस तरह से तारीखें रखी गई हैं इस गर्मी में, कितना इसमें अप्लाई किया गया है सिचुएशन को समझने की कोशिश, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बूथ तक लाना ही इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी बात को ना समझे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। 1 जून को और भी गर्मी बढ़ेगी। मौसमी, आपके पास आते हुए, आप नई दिल्ली सीट पर इस वक्त मौजूद हैं और नई दिल्ली सीट पर जो मुकाबला है वो बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच में है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नई दिल्ली वाली सीट पर जहां पर मतलब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां पर गांधी परिवार को वोट कर डालना था, उनको शायद झाड़ू पर बटन दबाना था। और जहां पर अरविंद केजरीवाल को चांदनी चौक में वोट डालना था, वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये भी दिलचस्प आज पूरा मामला हो गया। वहां जेपी अग्रवाल है कांग्रेस से, शायद उनसे अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। रोहित सिंह हमारे साथ, शोहर से सिवान पहुंच गए आप, जहां पर एक और बाहुबली की पत्नी, दिखाइए रोहित को, जहां पर एक और बाहुबली की पत्नी निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में है, शहाबुद्दीन की पत्नी। रोहित, जी अंजना, देखिए मैं हूं इस वक्त शिवहर में ही हूं, लेकिन सिवान को क्योंकि आपने जिक्र कर दिया तो छोटी सी जानकारी सिवान के बारे में दे दूं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब वहां से चुनाव लड़ रही हैं और जो जेडीयू बनाम आरजेडी की वहां पर लड़ाई है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला जो हो गया है वो हिना शहाब के निर्दलीय उम्मीदवार उतरने को लेकर हो गया है। यानी कि वहां पर एक तरीके से ट्रायंगुलर मुकाबला जो है वो हो गया है और शहाबुद्दीन की पत्नी जो है वहां निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस वक्त शिवहर में मौजूद हूं, यहां पर भी वही मामला कुछ वैसा ही है। एक और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और ऋतु जायसवाल जो है आरजेडी की, वो वैश्य समाज से आती हैं, वो यहां पर मैदान में है। यानी कि 2 महिलाओं के बीच में यहां पर शिवहर में कांटे की टक्कर है। यानी कि आज दिन भर आप देखिए बिहार के कई इलाकों में जहां वोटिंग हुई है, वोटिंग तो हुई है लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है, जैसा कि हम पिछले बार भी जिक्र कर रहे थे अंजना, अभी तक 5 बजे केवल 52%, यानी कि 6 बजते बजते बहुत ज्यादा होगा तो 55-56% हो सकता है। यानी एक बार फिर से बिहार में 60% का जो आंकड़ा है वो छूने में पसीने छूट रहे हैं यहाँ के वोटर्स को कि किस तरीके से मतदान बढ़ाया जाए।
और ये शायद सबसे बड़ी चिंता की बात चुनाव आयोग के लिए होनी चाहिए। वोटिंग परसेंटेज हर चुनाव में बढ़ना चाहिए। अगर वो घट रहा है तो फिर उसकी वजह क्या है, ये भी उन्हें समझना होगा। दूसरी तरफ शिवहर सीट बहुत दिलचस्प है क्योंकि आनंद मोहन सिंह की पत्नी वहां पर चुनावी मैदान में जेडीयू के टिकट पर इस बार हैं। हमेशा यहां से बीजेपी की ये सीट रहती थी, लेकिन उनकी पत्नी को यहां पर जेडीयू ने टिकट दिया, वो चुनावी मैदान में, और बेटे भी उनके रातों रात, एक दिन पहले क्रिकेट बैटिंग कर रहे थे वो आरजेडी के लिए, और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए इस सीट पर। अब चलते हैं जल्दी से पंचकुला, जहां से हमारे सहयोगी मंजीत सहगल हमारे साथ है। यहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है मंजीत? देखिए अंजना, 56% एक ऐसा आंकड़ा है जो रफ है। हरियाणा के जितने भी बड़ी बड़ी सीटें हैं वहां पर 55, 56, 54 के बीच में मतदान हुआ है, और कुरुक्षेत्र में 54% के करीब मतदान है। हालांकि जो आंकड़े अभी नहीं आए, लेकिन पिछले साल की तुलना में 14% के करीब ये कम है जो मतदान हुआ है। कई कारण इसके लिए जिम्मेवार माने जा रहे हैं। एक तो बड़ा लॉन्ग वीकेंड था, आज शनिवार था, छुट्टी थी। शहरों के जो मतदाता थे, बड़ी पहले तो शुरुआत सुबह दोपहर तक वो लंबी लाइनों में दिखाई दिए, लेकिन जिस तरह से ये आप मतदान केंद्र देखिए, इस वक्त यहाँ सूनापन है, गेट बंद हो गए। अब एक ही मतदाता यहाँ पर मत डालने के लिए ये मौजूद नहीं है। इसी तरह के ज्यादातर जो मतदान केंद्र है 6 बज चुके हैं, वहां पर सन्नाटा पसर गया है और मत प्रतिशत बेहद कम है। लेकिन कुछ सीटों पर मत प्रतिशत काफी अच्छा है। आप भिवानी महेंद्रगढ़ ले लीजिए, कुरुक्षेत्र ले लीजिए, अंबाला ले लीजिए। अंबाला में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है। कई जगहों पर मत प्रतिशत 50 से भी नीचे है। इसका कारण यही माना जा रहा है, एक तो मौसम की वजह से लोग नहीं आ पाए, दूसरे कई जगहों पर शायद मतदाताओं को जो उम्मीदवार थे वो समझ नहीं आए, कंफ्यूजन था, और जहां पर ज्यादा मतदान हुआ है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े सिर्फ ये बता रहे हैं कि अब की बार जीत का जो आंकड़ा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि मत प्रतिशत कम है और कम लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। हरियाणा भी इस बार बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, हरियाणा और दिल्ली के नतीजे ये तय करेंगे कि क्या देश में वापसी हो सकती है गठबंधन के पॉलिटिक्स की। क्या सीट शेयरिंग अगर गठबंधन में विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं और वो जीत हासिल करती हैं, तो फिर एक नए सिरे से राजनीति इस देश में हम बढ़ते देखेंगे, क्योंकि अभी तक एकदम वन साइडेड लोकसभा इलेक्शंस होते हुए हमने 14 और 19 में देखे हैं। तो हरियाणा की 10 सीटें जो बीजेपी के पास गई थी, वो अगर इधर उधर होती हैं सीट शेयरिंग की वजह से, या फिर दिल्ली की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी बनेगा आने वाले वक्त में। लेकिन एक बार मौसमी के पास चलते हैं, क्योंकि मौसमी हमारे साथ जुड़ गई। मौसमी, टाइम थोड़ा कम है, बहुत सारे ऑडियंस भी घनी धूप में बैठे हुए हैं, उनको भी सवाल करने हैं। जल्दी से जो बांसुरी स्वराज वर्सेस लड़ाई यहां पर है सोमनाथ भारती की, और चूंकि बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से हैं, और चर्चा यह भी होती है कि एक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर उन्हें दिया गया है। क्या परिस्थितियां दिख रही है वोटिंग परसेंटेज के नजरिए से देखें तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप नई दिल्ली की बात करें अंजना, तो सबसे कम वोटिंग प्रतिशत जो 5 बजे तक हुआ था तो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का ही था, और जो है सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे मालवीय नगर और कस्तूरबा नगर के साथ साथ लटियंस दिल्ली के तमाम इलाके यहाँ पे आते हैं। तो जाहिर तौर पे देखना होगा कि ये किसके लिए हानिकारक होता है। एक तरफ सोमनाथ भारती है जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के पुराने नेता हैं, वो भी वकील हैं, वकील बनाम वकील की लड़ाई है। बांसुरी स्वराज भी वकील है, उनके लिए विरासत की सियासत को समेटना और उसको थामना सुषमा स्वराज की वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पर सबसे केंद्र में ये बात है कि नई दिल्ली ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी जिताया था, सुचिता कृपलानी को भी जिताया था, LK आडवाणी को भी जिताया था, राजेश खन्ना जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से लड़े हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली का दिल भी है, तो ये दिशा और दशा भी तय करता है दिल्ली की राजनीति की। बिल्कुल। समर्थ, जल्दी से सुल्तानपुर पर एक अपडेट। समर्थ। अंजना, यूपी का अपडेट मैं पहले बता दूं, 52% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। अगर आप जिलों की बात करें, सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर में 60%, उसके बाद बस्ती और आजमगढ़ में लगभग 55% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ अभी फिलहाल 5 बजे तक का आंकड़ा 49% आया, यानी कि काफी कम वोटिंग हुई है। सुबह मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा था तो लंबी लंबी लाइनें लगी थी, कतारें लगी थी, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है 43 पारा पहुंचता है, लोगों का आना एकदम बंद हो जाता है, पोलिंग स्टेशन में सन्नाटा पसर जाता है, और दोपहर में तो लोग दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। कुछ
चुनिंदा लोग शाम को जरूर आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की लड़ाई की बात करें, बेहद अहम है, कांटे की टक्कर यहाँ पर है। पिछली दफा यहीं से मेनका गांधी 14,000 मात्र वोटों से यहाँ चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार इनका मुकाबला ट्राइपोलर हो गया है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। बसपा ने कुर्मी वोटर उतार दिया, कुर्मी कैंडिडेट उतार दिया है, समाजवादी पार्टी ने निषाद कैंडिडेट उतार दिया है, और निषाद और कुर्मी अपने आप में यहाँ अच्छी खासी संख्या में है। दलितों की अगर आप बात करेंगी 3-3.5 लाख यहाँ पर है। हालांकि मेनका गांधी लगातार केवल अपने कामों की बात कर रही हैं, उन्होंने किसी भी बीजेपी के स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं बोलती हुई किसी भी कैंपेनिंग में नजर नहीं आई। हालांकि वरुण गांधी जब यहाँ पर आते हैं तो जरूर यहाँ पर आकर कहते हैं कि मैं जब यहाँ आता हूं तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू आती, तो वो एक इमोशनल फैक्टर है जिसने कहीं ना कहीं मेनका गांधी के कैंपेन को ड्राइव जरूर किया है आगे। लेकिन इस बार इतना आसान एक केक वॉक तो फिलहाल मेनका गांधी के लिए यहाँ से नहीं दिख रही है, क्योंकि मुद्दे भी कई हैं, और जिस तरह से समीकरण बीएसपी और सपा ने बैठाए हैं, तो बीएसपी ने भी जो कैंडिडेट वहां से दिया है उसने कहीं ना कहीं जाति समीकरण के मुताबिक थोड़ा सा मुश्किल कर दिया चुनाव। समर्थ और हमारे तमाम सहयोगी जो डटे हुए हैं इस गर्मी में, इस धूप में, हर वक्त की खबर पहुंचा रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वापस यहां पर जो मंच पर मेहमान है उनके पास चलते हैं। इससे पहले कि संजय जी वो नंबर्स मैं आपके सामने रखूं और उस पर आपकी टिप्पणी लूं, यादव जी आपके पास आते हुए देखिए, नहीं तीसरी बार में, अगली बार में एक बार सब बोल रहे हैं। अनिल जी आपके पास आते हुए देखिए, कांग्रेस पार्टी अब अगर इस पूरी लड़ाई में आप देखें तो आपको लग रहा है कि वो नीचे तक लोगों के बीच में जाएगा? कल ही संदीप दीक्षित जी ने भावुक होकर लिखा कि पीएम ने मेरी माता को याद किया, उन्हीं माता को जिनको आम आदमी पार्टी कोसती थी। क्या आपका वर्कर जमीन पर वाकई जुट पाया है? देखिए, वर्कर तो छोड़िए, जो देश की जनता है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एकजुट हो गई है। आप तमाम मुद्दों पर, रोजगार का ले लीजिए, महंगाई का ले लीजिए, तमाम मुद्दों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो नौजवानों ने ठान लिया है कि सरकार को भगा देना है। आपने कहा था कि 2 जून को कौन जेल जाएगा, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन 4 जून को भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये गारंटी से कह सकता हूं। आपने जफर साहब को जब मौका दिया तो इन्होंने कहा कि हमारी 300, 350, 400, 500 पता नहीं कितनी सीटें बताई, थोड़ा देर और बोलने देती तो 1000 तक पहुंच जाते। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इंडिया गठबंधन कितनी धमाकेदार जीत करने वाला है आज छठे चरण के चुनाव के बाद। इसका अंदाजा आप प्रधानमंत्री की भाषा शैली से लगाइए। आज उन्होंने बिहार में पूरे के पूरे विपक्ष को गाली दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जो है ये मुजरा करता है। आप मुझे बताइए, अभी जफर इस्लाम साहब हमारे बड़े भाई हैं, अभी मैं उनको बोलूं कि जफर साहब यहां पर मुजरा कर रहे हैं तो आप मुझे टोक देंगे कि ये क्या भाषा है? इस भाषा का स्तर को संभाल के रखिए, क्योंकि यहां जिम्मेदारी बनती है। आपके व्यूअर्स जो है लाखों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में है जो देखते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री देखिए, जिन्हें दुनिया देख रही है, वो मंच से मुजरा करने वाला कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं। जिस देश ने इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री दी जो पाकिस्तान के 2 हिस्से कराई, जिस देश ने राजीव जी जैसे प्रधानमंत्री दिए जिन्होंने आईटी की क्रांति ले आए, मनमोहन सिंह जैसे पीएम दिए जो देश के छोड़िए दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में उनका नाम लिया गया। आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा? मैं समझता हूं कि जब आप विपक्ष को गाली देते हैं ना तो वो गाली जनता को लगती है, क्योंकि लोकतंत्र में 10 सेकंड और दे दीजिए, लोकतंत्र में विपक्ष जो है जनता के मुद्दों को उठाता है। अब हमें क्यों गाली पड़ रही है? हम यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि भाई आप महंगाई क्यों आपने बढ़ा दी, बेरोजगारी क्यों बढ़ा दी? हम नौकरियों की बात कर रहे हैं इसलिए तो हमें गाली दे रहे हैं। हम किसानों की बात कर रहे हैं, माताएं बहनों का जो बलात्कार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दुष्कर्म उत्पीड़न कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी हमें गाली दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ बड़े साफ शब्दों में, सर मैं किस पार्टी के सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक फिल्म आई थी, 10 सेकंड हुआ नहीं, बस 10 लास्ट 10 सेकंड और दे दीजिए। मेरे साथी युवा बैठे हुए हैं, एक फिल्म आई थी तन्नू वेड्स मन्नू, उसमें कंगना रनौत का डायलॉग था एक, अभी तो हमें और जलील होना है। मुझे लगता है कि ये छठे से 7वें चरण में पता नहीं प्रधानमंत्री जी और कितना और नीचे गिर जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करिए, आप किसी को, आप भाजपा वालों को गाली दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को तार-तार मत। ठीक है, चलिए इससे पहले कि अब आप जवाब दें, एक नंबर्स आपके सामने रखना चाह रहे हैं जिस पर संजय जी मैं आपका विश्लेषण चाहती हूं, क्योंकि हम सीट वाइज दिखा रहे हैं 2014 और 19, ये प्योर नंबर्स हैं, तो आप डरिएगा मत, इसमें कुछ बोलिएगा तो आपको पीछे नहीं पड़ेंगे पार्टी वाले। लेकिन ये नंबर्स क्या कह रहे हैं इसको डिकोड कीजिए। 2014 से 2019 आते आते सीट वाइज जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटा, लेकिन बीजेपी का जीत का अंतर बढ़ा। ये देख लीजिए नई दिल्ली की सीट 2009 की तुलना में 2014 में मतदान बढ़ा लगभग 10% के आसपास, 9.5%, और जीत का अंतर था 1,62,000। 2014 से 19 आते आते 8.17 8.17% घटा, लेकिन बीजेपी की जीत का अंतर हो गया 2.5 लाख के ऊपर। इसका क्या अर्थ है? अगली सीट दिखा दीजिए।
नई दिल्ली के बाद। ऐसे ही सीट आप वाइज भी हम दिखाएं आपको सातों दिखाएंगे। सीट, तो जवाब मेरे पास है, मैं आपको हाँ, बताता ठीक है, हूं। और बता जवाब दीजिए सातों आंकड़ों में सीट है। पर, सातों आंकड़ों- सीट पर। जवाब आंकड़ों में है। वोटिंग परसेंटेज 8% के करीब घटा, लेकिन मार्जिन जीत का बढ़ा। वोटिंग प्रतिशत 4% घटा, 64 से 60 हुआ था। सवाल यह है, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को याद करें तो नंबर 1 पर बीजेपी थी 7 सीटों पर, और नंबर 2 पर आम आदमी पार्टी थी। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो फासला था उतना बड़ा नहीं था, कांग्रेस बहुत पीछे थी। नंबर 1 और नंबर 2 का फासला कम था। 2019 के चुनाव में चीजें बदल गई। नंबर 1 पर बीजेपी, नंबर 2 पर कांग्रेस आ गई 7 में से 6 सीटों पर, और नंबर 3 पर चली गई आम आदमी पार्टी। और बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, 2019 के चुनाव में दूसरे और तीसरे के बीच का फासला बहुत नजदीकी था, पहले और दूसरे के बीच का फासला बहुत लंबा हो गया। 56% वोट आए 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूरी दिल्ली में। हाँ। कांग्रेस को आया 23% और आम आदमी पार्टी को आया 18। वोटर के बारे में क्या कहता है, उसके माइंडसेट के बारे में क्या कहता है? ये माइंडसेट बहुत साफ है, डिसिसिव वोटिंग, जिसको चुनना है उसको बिल्कुल, जिसको वो जीतते हुए देखते हैं उस तरफ जाते हैं लोकसभा इलेक्शन। बिल्कुल, ये पीएम चुनते हैं। हाँ, पीएम चुनते, जिस भी पार्टी को वो जिताना चाहते हैं, जिस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं उसको पुरजोर तरीके से जिताते हैं और एक तरफा मत देते हैं। सिर्फ ये लोकसभा की बात नहीं है, आप हाल ही में गुजरात का चुनाव देखें, आप हाल ही में मध्य प्रदेश का चुनाव देखें, ऐसे तमाम राज्यों के भी चुनाव हैं। दिल्ली के दोनों विधानसभा के चुनाव को देखें, बंगाल के विधानसभा के चुनाव को देखें। मतदाता ने, आजकल का मतदाता ये मन बनाता है हमें जिसे जिताना है उसको जैसे कह रहे हैं पूरे झोली भर करके मत देना। अब इसको मैं पलट के थोड़ा आपको पूछती हूँ सवाल, फिर वोटिंग परसेंटेज घटने का कोई कैसे एक्स्ट्रापोलेशन करके कोई स्पेसिफिक बात कह सकता है? फिर तो सारी थ्योरी फेल हो गई ना। 8% घट गया, लेकिन जो विनर है उसका जीत का मार्जिन बढ़ा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो जीत का मार्जिन इसी के लिए बढ़ा क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का फासला बढ़ गया। पहले नंबर 1 और नंबर 2 का बीच का फासला बहुत कम था, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स भी तो चला गया ना ज्यादा उनको, अगर 2.5 लाख हो गया मार्जिन तो। हाँ बिल्कुल, देखिए टर्नआउट घटा, लेकिन अगर आप उसको अगर एक्चुअल नंबर्स के हिसाब से देखेंगे टर्नआउट घटा। हाँ। लेकिन टर्नआउट घटने के साथ जो दूसरा नंबर था, आप अगर 2014 के चुनाव को देखेंगे, हर कंस्टिट्यूएंसी में लगभग बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का जो अंतर था वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का अंतर था। लेकिन जैसे ही, क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, हारी वो 7 की 7 कंस्टिट्यूएंसी थी। हाँ। लेकिन 2019 के चुनाव में पहले और दूसरे के बीच लंबा फासला हो गया। हाँ। तो एक्चुअल वोट आपको कम भी आए, लेकिन दूसरा बहुत नीचे स्लिप कर गया, इसी के लिए आपको अब तलवार की धार पे एक पैर रख दीजिए आप और बताइए, अगर इस बार वोट परसेंटेज घटता है तो वो क्या हो सकता है? पहली बात, वोट प्रतिशत घट नहीं रहा है। जो आपने आंकड़े बताए, पिछले बार 2019 में 60% मत हुआ था, आप जो 5 बजे का आंकड़े बता रहे हैं 65 पे 54%, कहीं 52, कहीं 13, मुझे लगता है लगभग निश्चित रूप से वो 60% के आसपास जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वोट के प्रतिशत के गिरने या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 2009 से 14 को देखें तो सारी कंस्टिट्यूएंसी में वोट का प्रतिशत बढ़ा था, 8 से 9%। सारी सीटें बीजेपी जीती, कांग्रेस सारी सीटें हार गई थी। 14 से 19 के बीच में 4% वोट गिरता है, फिर भी बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतती हैं। तो वोट प्रतिशत के गिरने या बढ़ने का सीटों के हारने या जीतने से कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं तीनों जो राजनीतिक मेहमान है उनके पास आते हुए, आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए अंजना जी, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जो भी अपोजिशन के पार्टीज हैं वो प्रधानमंत्री को अक्सर गाली दिया करते हैं। ठीक है, हम एक डिसिप्लिन सोल्जर है पार्टी के, मैं उनकी बातों का उस तरह से जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा कि वो महिला उत्पीड़न की बात कर रहे थे, जरा इन दोनों पार्टियों से आप पूछिएगा कि स्वाति मौलीवाल जो महिला के साथ उत्पीड़न हुआ मुख्यमंत्री जी के घर में और ड्राइंग रूम में, ऐसी जो इस तरह की घटना जो है और उसके बारे में चुप्पी लगा के बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे, ना मुख्यमंत्री नहीं। दूसरी बात, ये कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में। अरे भाई, जो पार्टी प्रधानमंत्री जी से जो भी लीडर प्रभावित होके, और वैसे लीडर आते हैं जो कहीं ना कहीं जनता में जाकर जनता के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। हमारी पार्टी का बिल्कुल साफ जो एक ही नजरिया रहता है कि हमें जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करना है। जनता के सेवा के लिए हम समर्पित होते हैं और जनता की ही सेवा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे 10 साल जनता की सेवा के लिए अपने हर फैसले में जनता को सामने रखा और उनके लिए, उनके अच्छाई के लिए और बेहतरी के लिए काम किया। लेकिन उन पार्टियों में विलय कर रहे या साथ में अलायंस करना, देखिए जिसको गाली देकर आए थे कि मैं शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, मैं
फलाना को जेल, संदीप दीक्षित को जेल भेज दूंगा, इसको जेल भेज दूंगा, कांग्रेस के हर पार्टी को, माकन को जेल भेज दूंगा, दिल्ली में जितने बड़े लीडर थे सबको जेल भेजने के प्लान से आए थे और आज सबके साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पूरे तौर से एक्सपोज हुए और जनता इसका जवाब देगी। चलिए, कितने छात्र यहाँ पर आए? छात्र हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग हैं आप में से जो पहली बार इस शो में आ रहा है, वो हाथ उठाइए। पहली बार, क्योंकि मुझ पर यह आरोप आजकल लगने लगा है कि कुछ लोग हैं इससे पहले कि गुप्ता जी कुछ बोलें। और याद रखिएगा, अगर मैंने कोई चेहरा पहचान लिया, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो मुझे याद है, तुम कल भी बैठे थे, मुझे सबके चेहरे याद हैं। जिन्होंने सवाल पहले पूछे उनका प्रश्न नहीं होगा, जो नए छात्र यहाँ पर आ रहे हैं उनका प्रश्न होगा। पूछिए। मेरा सवाल आप पार्टी से है कि वैसे तो केजरीवाल जी ने वादा किया था। बहन, अपना नाम, अपना कॉलेज सब बताओ गुप्ता जी को, नहीं तो अभी बहुत बड़ा बड़ा इल्जाम लगेगा। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है। हाँ? और मैं कहाँ पढ़ती हैं आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। हाँ? और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में। किस ईयर में? 2nd ईयर। ठीक है साहब। मेरा सवाल आप पार्टी से है कि एक बार केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बनाएंगे। वो तो छोड़िए, लेकिन दिल्ली में जो 3 कूड़े के पहाड़ है, जिसकी वजह से वहां के आसपास के लोगों की जिंदगी नरक बन गई है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो केजरीवाल जी क्यों इस पे कुछ काम नहीं करते? बस इस मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी या फिर कभी कुछ काम भी होगा? रहते कहाँ पर है, बस ये बता दो बेटा, कहाँ रहते हो आप? मैं यूपी में हूँ वैसे तो। क्या हो गया? यूपी वाले नहीं नहीं, मैंने तो दिल्ली एनसीआर। एनसीआर में कहाँ? गाजियाबाद। गाजियाबाद की है। दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जवाब इनको क्रॉस करके जाना पड़ता होगा ना, इसलिए मैंने आप कहें तो मैं जवाब दूं। देखिए, मैं अगर आप जिन 3 कूड़ों के पहाड़ों की बात कर रहे हैं, पिछले 1 साल में तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम्हें बहुत आसानी होगी 10 रुपए की आरटीआई लगाओ। कितने बड़े वो पहाड़ थे, कितना उनमें वजन घट गया, अभी भी जाओगे जिस तरफ से भी तुम दिल्ली में एंटर कर रहे हो, वो बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, ये बात नंबर 1 है। बात नंबर 2, तुमने कच्ची कॉलोनियों के लिए कहा, कभी भी दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में इतना विकास नहीं हुआ जिसमें आप कहोगे उसमें मैं आपके साथ में चलूंगा। मैं आपको जाके दिखा दूंगा, हमारे ही विधायक है बहुत सारे वहां पर जहां काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कच्ची कॉलोनियों में कितना बदलाव है। नाम, पता, कॉलेज, उसके बाद सवाल। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं। मेरा सवाल जफर इस्लाम सर से है। सर, आपने भी स्वाति मालीवाल की बात की, आपने प्रज्वल रेवन्ना की बात क्यों नहीं की, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वोट तक मांगे? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे माफी, जिन वोटर से वोट मांगे उनसे माफी क्यों नहीं मांगी कि मैंने उनके लिए वोट मांगे हैं? सर, वीडियोस बहुत से वायरल हुए हैं। आपको देखिए, जहां तक रेवन्ना का सवाल है, उस वक्त उसके इलेक्शन में जब प्रधानमंत्री जी गए थे, उस वक्त ऐसी कोई बात पता नहीं थी। लेकिन जब बात पता हुई, उसके बाद हमने बिल्कुल साफ स्टेटमेंट दिया कि हम ऐसे लोगों के साथ, हमारा पूरा कर ले। नहीं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे। ये हमारा स्टैंड। देश के गृह मंत्री जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि इसके साथ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और हम उसके साथ छोटा सा जवाब। बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी और अमित शाह जी को भी बताया कि ऐसे ऐसे जेडीएस के इस नेता के खिलाफ तो ये सब कहानी है। उसके बाद भी क्योंकि सीटें जीतने का इतना लोभ है कि माताओं बहनों की कोई इज्जत नहीं है, उसके बाद भी ये उस रेवन्ना के साथ गए हैं। और एक और चीज बताया तो हमने 2 बार एप्लीकेशन दी है कि भाई उसका जो उसका डिप्लोमेटिक वो पासपोर्ट है उसको आप रिपील करिए, उसको वापस बुलाइए। तो उसके बाद भी उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से उनके आप प्रतिनिधि हैं, तो आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मैं बुराड़ी में रहता हूं, संत नगर में, और 3 साल से वहां पर सीवर का काम चल रहा है। मुझे कॉलेज आने में जहां 30 मिनट लगना चाहिए वहां मुझे 1.5 घंटे लगते हैं। मेरा इतना समय बर्बाद होता है और हर बार आप वादा करते हैं कि आप सीवर ठीक कर देंगे। हर साल दिल्ली बारिश में भर जाती है, सड़कें नदियां बन जाती हैं। तो हमारा जेन्युइन मुद्दा, व्यवहारिक मुद्दा ये है कि हम इससे कब मुक्ति पाएंगे। और आप वोट की राजनीति करते हैं, कुछ करते हैं। बुराड़ी कभी गए हैं आप लोग? हाँ, गया हूँ। मैं तो अभी गई थी। क्या हालत है सर? देखिए, अभी उस बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात बताई। सारी की सारी बुराड़ी जहाँ पे रहते हैं वो कच्ची कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक कह रहा हूँ ना? अंजना जी सुनिएगा जरा। हाँ, मैं सुन रही हूँ। कच्ची कॉलोनी थी पूरी। उस पूरी कच्ची कॉलोनी को नरक बना के छोड़ा हुआ था इन लोगों ने, कुछ नहीं करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद में, संजीव जाके वहां विधायक बनने के बाद में, जो पिछली बार 90,000 वोटर से, रिकॉर्ड वोटर से जीते, क्योंकि वहां पर वो सीवर डल रहे हैं, वहां पानी की लाइन डल रही है, वहां पर रोड बन रही है। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सीवर को ऐसे नहीं कर सकते कि थोड़ा डाल के छोड़ दिया, पूरी लाइन डलेगी। लेकिन आने वाले समय में वहां बुराड़ी में संतनगर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आप आइए। नहीं, समय लगता है, ऐसा नहीं। मेरा नाम रितिका पटेल है और मैं भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पटना में 2 बार रोड शो कर चुके हैं, लेकिन वो लद्दाख मणिपुर में क्यों नहीं जाते? बहुत बढ़िया। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो पूरा जो कार्यक्रम बनता है
उसको जो जहां से जितनी डिमांड आती है और अपने पार्टी के कार्यालय में जितने लोग जो मतलब डिसाइड मणिपुर करते हैं से कोई उसके हिसाब से डिमांड नहीं जाते आई है हैं। पीएम साहब की, लेकिन देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी हर वो लोकसभा इलेक्शन में और कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं जहां जहां उनको जाना चाहिए, और जहां एक आदमी हर जगह नहीं जा सकता 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन देश के हमारी पार्टी में और भी बहुत अंजना बड़े जी, नेता हैं मणिपुर और जल बहुत रहा सारे है बड़े महीनों नेता से। लोग गए हैं वहां पर। ऐसा नहीं कि अगर प्रधानमंत्री जी नहीं गए तो बहुत और बड़े नेता नहीं गए। हमारे लीडर जो है उसमें 40 लोग जो होते हैं जो कैंपेन करने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, हर स्टेट के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं, और कोई भी उसमें जा सकता है। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जा नहीं सकते। लेकिन जाहिर है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए होंगे, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं भी गए होंगे। ठीक है, जल्दी से एक सवाल इधर से आप आइए जल्दी से उसके बाद से। सर, मेरा नाम नैन है और मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि अगर बीजेपी जीत जाती तो वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर वो क्या करेगी? क्योंकि देश का भला तो हो रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा जगहों पे ना महिलाओं की हालत या तो पहले जैसी है या फिर पहले से भी बदतर है। देखो मेरी छोटी बहन है, मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 4 जो चीज को आइडेंटिफाई किया जिसको सशक्त बनाना है, उसमें महिला एक है। तो हर वो चीज करेंगे जिससे महिला का एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो, और उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी ने दिया और उसी तरह से इम्प्लीमेंट भी होगा। ये सशक्तिकरण की दिशा में ही इन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को इन्होंने सांसद का टिकट दे दिया। ये इनका सशक्तिकरण है। अंजना जी, आप बार बार पूछते हैं ना कि इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा। आपने आज देश के नौजवानों से सवाल पूछे, तीनों के तीनों नौजवानों ने महिला सुरक्षा पे, एक ने प्रज्वल रवन्ना के बारे में पूछा, एक बिटिया ने मणिपुर के बारे में पूछा, और एक ने अभी आपके सामने ये उदाहरण है। आज देश का नौजवान जाग चुका है। वो अपनी नौकरी पे सवाल पूछना सीख गया है, जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर सवाल पूछना सीख गया है, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सवाल पूछना सीख गया। और इसी का कारण है कि जो इंडिया गठबंधन आने वाले समय में 4 जून को बक्सर की रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है। जमानत का जुगाड़ करे बिहार के शहजादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कह रहे हैं कि एक लखनऊ वाले शहजादे, एक दिल्ली वाले राहुल गांधी पर उनका इशारा रहता है, और अब तेजस्वी यादव पर कह रहे हैं छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। बक्सर की रैली में, दरअसल बिहार में आज 2-3 जगहों पर प्रधानमंत्री की रैली थी, जिसमें पटना, बक्सर, उसके बाद वो गाजीपुर भी गए हैं। अखिलेश के दावे पर हंस रहे हैं लोग। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। पीएम बार बार कह रहे हैं कि ये पीएम चुनने का चुनाव है। विधायक जी माइक उठाइए। ये पीएम चुनने का चुनाव है, और दिल्ली की जनता तो वाकई ऐसा ही करती है। वो विधानसभा में तो आपको दिल्ली दे देती है, लेकिन लोकसभा में आप पे विश्वास नहीं करती। देखिए, पिछला चुनाव जो हमने लड़ा 2019 का, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। पीएम ने जो कहा है सुना दीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत, जमानत अमानत, उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है, और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा, और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई? ये वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है, और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। कह रहे हैं कि आपस में ही सब हंस रहे हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। कभी कोई 80 बोल देता है, कभी कहता है पीएम बनारस में हार जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना रहा है, क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने देश की राजनीति को पढ़ा है, कि देश के अंदर जो व्यवस्था संविधान ने दी है वो ये है कि अपना एमपी चुनते हैं, और एमपी फिर मिलके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे चुनने की व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं है, वो अमेरिका के अंदर है। रही बात प्रधानमंत्री जी को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जिंदगी में कभी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं या जफर साहब बन जाए, तो मुद्दों की बात करनी चाहिए। शहजादे और हंसना और रोना, ये देखिए कपिल शर्मा का शो थोड़ी चल रहा है हर जगह जी आप मजाक करेंगे और इस तरीके से मजाक करते रहेंगे। बिल्कुल सही। इतनी हल्की भाषा का इस्तेमाल करना, कभी मंगलसूत्र की बात कर देना,
मतलब ये मुझे नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, वो करते हैं, उनके लोगों को मजा आता है, क्योंकि जो रैली में लोग होते हैं वो उन्हीं की बसों में भर के लाए हुए होते हैं। आम ऐसा नहीं है कि आप जनता कहीं बैठी हुई है तो उनको मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट हो रही है। दूसरी बात, तो सर ने भी बात कही कि आप दिल्ली में 2019 का जो चुनाव था, देखिए बात सिर्फ वोटों की नहीं होती, स्टेट्स से होते हैं, बहुत सारी बातों को बताते हैं, बहुत सारी को छुपा लेते हैं। 2014 का चुनाव एक आम चुनाव था, लोग कांग्रेस से नाराज थे, उन्होंने वोट दिया, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। लेकिन 2019 का चुनाव देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि जिस देश के अंदर चुनाव धर्म के नाम पर, सेना के नाम पर वोट मांगे जाए, वो सबसे खराब होते हैं। 2019 के वोट सेना के नाम पे मांगे गए थे, एक तरफा इनको वोट मिला, जो यूथ का वोट इनके पास में गया, ये इसको अच्छी तरह स्टडी कर ले, वो वोट इन्होंने लिया। इस बार भी यही करने की कोशिश की। जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है। आपने कहा कि पीएम को लेकर बाद में सांसद चुनते हैं, आपकी पार्टी में किसी को हिम्मत है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी का नाम ले ले? बिल्कुल है, या किसी को हिम्मत है? मैं बता रहा हूं, या इनकी पार्टी में किसी को हिम्मत है? मैं बता रहा हूं, क्या मजाक करते हैं सर? मजाक नहीं है। देखिए, जनता की आंख में दिन दहाड़े ऐसे धूल लेते हैं, झोंकते हैं। हमारी पार्टी के अंदर ऐसी, सर क्या मैं बता रहा है, वो सुनिए, सुन लीजिए। हमारी पार्टी में ऐसी बहुत सारी आवाजें मनीष उठी। सिसोदिया इस्तीफा दे दे, बाकी सारे मंत्री इस्तीफा दे दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। मैं दे दूं जवाब, बोलिए। पहली बात, हमारी पार्टी में ऐसी आवाजें उठी 2013-14 में चुना गया अरविंद केजरीवाल जी को, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे जीत के आ रहे हैं। तो व्यवस्था आज भी विधायकों के नाम पे वही वहां भी है। नहीं, वो सीधे कहते हैं प्रधानमंत्री चुनने का, हमने एक बार भी नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री को सीधे चुनने का। अरे सर, ऑटो से लेकर हर जगह उन्हीं की तो फोटो लगी रहती है। बीच में पूरा कर रहे हैं। जब हम दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, मैं भी एक विधायक को 2 चुनाव जीत चुका हूं। पहली बार का चुनाव तो मैं मानता हूं कि हम एक नए थे, लेकिन 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने हर स्टेज पे आके बात कही, मैंने काम कराया, मेरे विधायकों ने काम कराया, तो वोट देना, नहीं तो मत दे देना। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं 24 बटन दबाओगे सीधे मोदी के नाम पे वोट आएगा। देखिए, ये मोदी के नाम पे मांगते हैं सब। अरे हम तो खुल के कह रहे हैं कि हम मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगते हैं, इसलिए मोदी जी के बीच मत बोलिए, तो मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगते हैं, और मोदी जी के नाम पे ही इसलिए वोट मांगते हैं कि देश की जनता जितना उनसे प्यार करती है, शायद ही किसी भारत के इतिहास में किसी नेता से प्यार करती होगी। लेकिन साथ साथ ये भी तो बताइए कि आप हमारे पार्टी में तो छोड़ के, जनता तो सपोर्ट करती है, लेकिन आपकी पार्टी और दोनों पार्टियों से भी छोड़ के लोग आके मोदी जी से इतना प्रभावित होते हैं कि अपनी पार्टी को छोड़ के यहाँ ज्वाइन करते हैं। संजय जी कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से। ये प्यार मोहब्बत नेता सब सुनी लिया हम लोगों ने, थोड़ा नंबर्स बताइए क्या कह रहे हैं। और ये अब तो ये हर पार्टी में है, मतलब कोई दूसरा चेहरा तो होता नहीं है। अब बिल्कुल, सिर्फ अगर बीजेपी की बात इस मामले में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जरूर है, अगर पॉपुलैरिटी रेटिंग के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही पॉपुलर हैं। 47-48% लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, तमाम पार्टियों का जिसका आप भी कर रही हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, तमाम रीजनल पार्टियों की बात कर लें, सभी जगह पे यही प्रचलन है, और कांग्रेस भी इससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता में शायद उतनी पॉपुलैरिटी आज दिखाई नहीं पड़ती जिस अपने दम पर वो पार्टी के लिए वोट लाएं, लेकिन ये तमाम रीजनल पार्टियां हैं, सभी जगह अगर मैं ये कहूं बीमारी, तो यही सब जगह यही बीमारी है, अगर मैं कहूं अच्छाई, तो सभी जगह यही अच्छाई। यहाँ से निकल के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।